दोस्तों, आपका स्वागत है इस आर्सेनिक यात्रा की सीरीज में, जिसमें कि हमने पहले आर्सेनिक और बिहार में होने वाली दिक्कतों के बारे में जाना था, जिसमें कि हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता। तो इस वीडियो में हम आर्सेनिक की वजह से जो बिहार में जो लोगों को दिक्कतें हो रही है, बीमारियां फैल रही है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता का, जो कि जल विशेषज्ञ हैं आईआईटी दिल्ली में। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार दिवांशु, धन्यवाद जो आपने दूसरे सत्र का आयोजन किया आर्सेनिक यात्रा पॉडकास्ट में। जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो मेजरली पानी जो पीने का वो यूज करते हैं, तो उसमें आर्सेनिक कैसे आता है और कैसे वो उनकी बॉडी तक पहुंच रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दिवांशु। बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का क्षेत्र हो या पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो, बांग्लादेश का क्षेत्र हो, लद्दाख का क्षेत्र हो, यूएस में भी कुछ क्षेत्रों में, दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। आर्सेनिक का मुख्य स्रोत ग्राउंड वाटर में जियोजेनिक कंटामिनेशन के माध्यम से होता है। जब आपकी मृदा और ग्राउंड वाटर सिस्टम में आर्सेनिक आ जाते हैं, तो उन्हीं ग्राउंड वाटर का प्रयोग अगर आप कृषि के लिए करते हैं, कृषि में जब आप आप उसे आर्सेनिक इरिगेशन से एब्जॉर्ब करता है और वो आपके फूड चेन में आ जाता है। जब आपके फूड प्रोड्यूस में आते हैं और आप उन्हीं चावल का, गेहूं का या वेजिटेबल्स का या कोई भी ऐसे प्रोड्यूस का आप सेवन करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके बॉडी तक पहुंच जाता है। सो एक पाथवेज एक्सपोजर है। जब आर्सेनिक क्षेत्र में आप हैं, आर्सेनिक युक्त पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके स्किन में या आपके बॉडी में एक्सपोजर होता है एयर के कांटेक्ट से, वाटर के कांटेक्ट से। दूसरा, आप ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में अगर कंटामिनेशन ज्यादा है तो आर्सेनिक आप ड्रिंक कर रहे हैं डायरेक्ट। और तीसरा, आप फूड के माध्यम से भी आर्सेनिक को आप प्राप्त करते हैं। उसके अलावा भी अन्य सोर्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्य ये 3 सोर्स हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति, आम आदमी आर्सेनिक के प्रभाव में आता है, तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जब भी आर्सेनिक युक्त आप ग्राउंड वाटर पी रहे हो या आप भोजन खा रहे हो जिसमें आर्सेनिक हो, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग कहते हैं, जिसमें होता है कि आर्सेनिक की कंसंट्रेशन यदि आप 100 माइक्रोग्राम पर लीटर तक कंज्यूम कर रहे हैं, या बहुत सारे क्षेत्रों में इससे भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के जो गंगा का एरिया है उस क्षेत्र में आप हैं, तो वहां आप लाजमी है, जाहिर सी स्वाभाविक बात है कि आप 100 माइक्रोग्राम लीटर से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले आपके जो बॉडी में सिम्टम्स आएंगे वो स्किन्स के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसको पॉइजनिंग कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन दिखेंगे, कुछ आपको लिप्स वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, जो हमारा कहते हैं ना, जो सामान्य भाषा में बोलते हैं आज मुझे बहुत ज्यादा पेट की समस्या हो रही है, तो आपका पूरा माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है और आपका पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो भी समस्याएं होती हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आप कई अन्य डिसऑर्डर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। मुख्य रूप से कैंसर्स भी होते हैं, बट कैंसर्स कह सकते हैं कि बहुत ही घातक प्रभाव में से एक है, लेकिन हर रोज जो जूझने वाली प्रभाव है उसमें आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कर सकते हैं, आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बहुत पसीना जैसा होगा, ऐसा लगेगा आप बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ ऐसी उत्तेजना लगेगी जैसे मेरे सिर में बहुत हेडेक हो रहा है, सिर उड़ता जा रहा है। मैंने अभी हाल फिलहाल में मैं समस्तीपुर के क्षेत्र में था, वहां पे मुझे कई ऐसे पेशेंट मिले जिन्होंने बोला कि जब भी मैं इस क्षेत्र का पानी पीता हूँ या जब मैं वहां से आता हूँ या यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वोमिटिंग्स हो जाएंगे, या उनको ऐसा फील होगा जैसे हेडेक्स लगातार रह रहे हैं। तो ये सब स्वाभाविक है,
योर इमीडिएट लक्षण है आर्सेनिक पॉइजनिंग का, जिसको आर्सेनोकोसिस भी बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आम आदमी है, तो जब वो इस पानी को पीता है तो उसको क्या दिख रहा है उस पानी में, वो कैसे उसको देखे कि ये साफ है या खराब है, कैसे उसको पता लगे इस बात का? आम आदमी के लिए यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर का कोई कलर डिफरेंशिएट नहीं आप कर पाएंगे। हालांकि अगर आप हैंडपंप से पानी ले रहे हो तो पुराने आर्सेनिक और आयरन कंटामिनेटेड एरियाज में उनके सरफेस, जो हैंडपंप्स के नीचे सरफेस होता है जहां पानी धीरे धीरे गिर रहा होता है, वहां पे थोड़ा सा आप ग्रीन कलर का, येलो कलर का आप देखेंगे कि स्ट्रेन आते हैं, कुछ ब्राउन कलर के भी स्ट्रेन आते हैं। बट ये कह देना कि वो आर्सेनिक से है, ये थोड़ा सा अनुचित हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जिला स्तर पर वाटर टेस्टिंग होनी चाहिए। चूंकि पीएचईडी डिपार्टमेंट्स को अक्सर ये दायित्व मिलता है कि आप पेयजल में जो भी आर्सेनिक आ रहा हो उसकी टेस्टिंग करें। फूड की टेस्टिंग अभी भी बहुत ही दूर की बात है ऐसे क्षेत्रों में भी। तो फूड आइटम्स जो ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो, और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है वो, सॉइल, इन सभी की लगातार टेस्टिंग पंचायत स्तर पे होनी चाहिए। ये एकदम मैंडेटरी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इन सारे डेटा को पंचायत में, पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत के कचहरी में, स्कूल में या सार्वजनिक क्षेत्रों में डिस्प्ले करने की जरूरत है। ऐसे क्षेत्रों में जहां हमें पता चल जाए कि यहाँ आर्सेनिक है, तो हम उसके वैकल्पिक वाटर के लिए हम तैयार हो सकते हैं या हम विचार कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें किसी भी समाज में अभी आप देखें जो आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है वहां कुछ ऐसा प्रबंधन नहीं है कि आप अपने स्तर पर उसे डिटेक्ट कर पाए, या आप ग्रामीण स्तर पे भी अपने पंचायत स्तर पर उस चीज को डिटेक्ट कर पाए। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके गांव में या उसके क्षेत्र में आर्सेनिक आ चुका है, तो वो क्या प्रिवेंशन अपना सकता है जिससे कि वो उससे ग्रस्त ना हो? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फिलहाल बिहार के मैं जो देख पा रहा हूँ, बिहार में अभी वाटर सप्लाई, जो पाइप वाटर सप्लाई हो रहा है जल जीवन मिशन के तहत, वो सभी वाटर डीप एक्वीफर से लिए जा रहे हैं। रिलेटिवली, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा, रिलेटिवली डीप एक्वीफर। अब मैं बताना चाहूंगा सैलो एक्वीफर क्या होता है और डीप एक्वीफर क्या होता है। एक्वीफर जमीन के अंदर, जो हमारी सतह है उसके अंदर वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारी ये जियोलॉजिकल मीडिया है, सैंड है, ग्रेन है, जो हमारा बनावट है जमीन के अंदर, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं और उसमें वाटर स्टोर होता है। और यह पूर्णतः एक ग्राउंड वाटर सिस्टम की व्यवस्था बनाती है। यदि इसकी आप कहते हैं गहराई कुछ मीटर्स में हो और उसकी वाटर टेबल नियर बाई सरफेस हो, तो आप कह सकते हैं यह सैलो एक्वीफर। लेकिन अगर उसकी गहराई 1000 फीट, 400 फीट, आप बहुत गहरी बोरिंग करने के बाद आपको पानी उपलब्ध हो रहा है, तो आप कह सकते हैं सामान्य रूप से कि यह डीप एक्वीफर से हम पानी को ले रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो उसमें होती है कि एक अनकन्फाइंड एक्वीफर, जिनके ऊपर कोई लेयर नहीं है, लो परमिएबिलिटी जोन नहीं है, और एक वो परमिएबल जोन है और उसमें वाटर है, जिसे अनकन्फाइंड एक्वीफर करते हैं। कन्फाइंड एक्वीफर करते हैं जब दो लो परमिएबल जोन का बीच में अगर कोई अच्छा परमिएबिलिटी की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसमें पानी इकट्ठा हो रहा हो, तो हम ऊपर से ड्रिल करते हुए, बोरिंग करते हुए लो परमेबिलिटी लेयर्स को ड्रिल करते हुए जाते हैं, और जो अच्छे पानी का स्ट्रक्चर है उससे हम पानी को पंप करते हैं, तो उसे अनकन्फाइंड लेयर से पानी को निकालना कहते हैं। तो जो आर्सेनिक की जो समस्या अगर आप देखेंगे तो गंगा और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में है। आप कह सकते हैं गंगा के दोनों किनारे के 20, 25, 50 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ये है।
ऐसे क्षेत्र में अक्सर बलुआही एक्यूफर्स है, सैंडी एक्यूफर्स, जो कि अनकन्फाइंड कैटेगरीज में आते हैं, जहां पे बहुत सारे क्षेत्रों में, अगर जैसे पूर्णिया आप चले जाए या आप समस्तीपुर के बहुत सारे क्षेत्र में चले जाए, तो वहां पे आप हार्डली 20-30 मीटर फुट और मीटर की गहराई पर भी आपको भूजल मिल जाता है। तो चूंकि इसे सैलो एक्यूफर कहते हैं, पहले जो हमारी पंपिंग होती थी वो अक्सर सैलो एक्यूफर्स होती थी। हम बहुत से बहुत इन सब क्षेत्रों में 60-70 फुट की गहराई पर जाते थे। अब जो जल जीवन मिशन का जो पाइप वाटर सप्लाई का जो हमारा अभी प्लान आया है, इसमें हम काफी डीप जा रहे हैं, 200-400 फीट तक हम जा रहे हैं। तो इसके कारण अभी रिलेटिवली थोड़ा सेफ वाटर सप्लाई होना शुरू हुआ है, लेकिन यह बहुत दिन तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर की एक अपनी जियोकेमिस्ट्री है, और खास करके आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में यह जियोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक के प्रवाह में, उनकी फेट में, उसके बिहेवियर्स के लिए। आर्सेनिक समझ लें एक ऐसा दानव है जो जमीन के अंदर है, आप उसे ज्यादा छेड़ेंगे, ज्यादा पंप करके, ज्यादा ग्राउंड वाटर पंपिंग करके छेड़ेंगे, या आप उनकी ज्यादा उनकी केमिस्ट्री में अगर थोड़ा भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो जग जाएगा और फिर वो आपके ग्राउंड वाटर में घुसेगा, फिर ग्राउंड वाटर से आप तक पहुंच जाएगा। और यही कारण है कि अगर आप देखें इन सारे क्षेत्रों में, आप बिहार में जैसे इंटर करते हैं, बक्सर में, पटना में, वैशाली में, समस्तीपुर में, पूर्णिया में, एक गंगा से जो बहता हुआ मिलता हुआ क्षेत्र है, इसमें सामान्य रूप से महावीर कैंसर संस्थान के अध्ययन के आधार पर आप देखें, सामान्य व्यक्तियों में भी कम से कम 100 माइक्रोग्राम पर लीटर के रेंज में ये कंसंट्रेशन मिले। मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो 2000 से भी ज्यादा माइक्रोग्राम पर लीटर ग्राउंड उसमें ब्लड में मिले। ये ग्राउंड वाटर में नहीं बोल रहा हूं, ये ब्लड सैंपल्स में मिले। मैं जानना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है कि जल में कितनी होनी चाहिए और इंसान के ब्लड में कितनी होनी चाहिए? मैं ये कहूंगा ब्लड में तो आर्सेनिक होनी ही नहीं चाहिए। 0 से 10 माइक्रोलीटर, मैं यहाँ पे यूनिट को आपको डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि अभी यूनिट के खेल वेल में सब कुछ हो जाता है। माइक्रोलीटर 10 से लेस देन ग्राउंड वाटर में होना चाहिए, ड्रिंकिंग पर्पस। ये हमारी जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर यूज होता है। लेकिन चूंकि वहां ग्राउंड वाटर में भी कंसंट्रेशन ज्यादा है आर्सेनिक का, आप फूड से भी आप ले रहे हैं, तो ब्लड में कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा आपको मिलेगा। और यही कारण है कि अगर आप महावीर कैंसर संस्थान के उस प्रकाशन पर ध्यान दें, पब्लिकेशन पर ध्यान दें, तो बक्सर में, पटना में, समस्तीपुर में, पूर्णिया में, ऐसे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि लगभग उस रेंज में है जिसमें कि 100 से के माइक्रोग्राम पर लीटर के आसपास ब्लड में आर्सेनिक की मिली है। तो जो ये इतनी हाई कंसंट्रेशन है, तो जैसे आपने बताया जल जीवन मिशन के बारे में कि जिसमें जल जीवन मिशन में डीप एक्वीफर से वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी यहाँ है जहाँ जल जीवन मिशन नहीं पहुंच पाया है। वो अभी भी एज अ हैंडपंप और बोरिंग को ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं और फिर वो यूज करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, रेमेडियल ऑप्शंस एक कॉम्प्रिहेंसिव होने की जरूरत है। ये हम कहते हैं कि 1-2 सोल्यूशंस हैं और इसको आप अडॉप्ट कर लीजिए और आपके ब्लड से आर्सेनिक चला जाएगा, एकदम ही गलत सजेशन होगा। शुरुआत करना पड़ेगा हमें इन प्रभावित क्षेत्रों के, और सिर्फ बिहार का अध्ययन नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के जैसे क्षेत्र से लेकर के, बिहार से लेकर के, पश्चिम बंगाल से लेकर के, इन सभी पूरी हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम की अध्ययन होना चाहिए। बिना वैज्ञानिक अध्ययन किए हुए सॉइल में, ग्राउंड वाटर सिस्टम में आर्सेनिक की व्यवस्था कैसी है और इसके बेस पे हम क्या मिटिगेशन स्ट्रेटजी या रेमेडियल स्ट्रेटजी ले सकते हैं, यह बहुत ही घातक है। या हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हम जो रेमेडिएशन प्लान देंगे वो सही हो जाएगा अगर हम अध्ययन नहीं किए। तो सबसे पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, डिटेल्ड स्टडी और बहुत ही कोलैबोरेटिव स्टडी की जरूरत है। मैं हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हूं तो मैं भी काम करूं साथ में, बायोजियोकेमिस्ट भी काम करे साथ में, इकोलॉजिस्ट भी काम करे साथ में, मेडिकल साइंस के स्कॉलर भी साथ में काम करें, तभी यह संभव है कि हम इसकी अच्छे से मैपिंग कर पाएंगे।
इसमें आर्सेनिक के लिए कुछ चीजें बहुत ही अच्छा होगा। आईआईटी खड़गपुर और अन्य संस्थानों के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के कुछ स्कॉलर्स, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मैपिंग की है। बट आप ये देखिए कि एक स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैपिंग करना और एक प्रैक्टिकली जो ड्रिंकिंग वाटर हर रोज आप तक पहुंच रहा है, उसमें डिफरेंस है। वो स्कॉलर्स के आप रीडिंग्स को, डेटा को किसी भी गांव में, प्रभावित गांव में नहीं पहुंचा रहे हैं। गांव में पीने वाला व्यक्ति को कुछ नहीं पता है कि आपके हैंडपंप से, उनके हैंडपंप से कितना वाटर आ रहा है, या जल जीवन मिशन के पाइप वाटर सप्लाई में कितना आर्सेनिक है, उनको नहीं पता है। और वो मजबूर है कि हर रोज उसी हैंडपंप्स को खोलेंगे और उसी नलका को खोलेंगे और पानी लेंगे, पिएंगे। वो वैकल्पिक कोई दशा नहीं। अभी वैसे मैं मानता हूं कि हर जगह ये आपको जो बॉटल्स वाटर है ये पहुंच गए, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए विकल्प नहीं है। आम आदमी उसको यूज नहीं कर सकता। आज आम आदमी के लिए बजट में भी नहीं, आप ये समझिए। और ठीक है, आपने एक जगह आपने फूड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपने इस वाटर को सेलेक्ट किया, बॉटल्स वाटर को, बट व्हाट्स अबाउट फूड, व्हाट्स अबाउट द एक्सपोजर जो आप हर रोज कर रहे हैं, सर्वाइवल की रीजन। हाँ। सो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की सबसे पहले जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, बेस्ड ऑन द एविडेंस, बेस्ड ऑन द डेटा, एविडेंस बेस्ड, डेटाबेस, रेमिडियल प्लान बनाने की जरूरत है फॉर थ्रू आउट द डोमेन, जो भी हमारे प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए। उसके बाद उनकी कम्युनिटी को एम्पावर करके कम्युनिटी बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे डिजाइन बना दिए, आपने उस पर टेंडर कर दिया और उस वैसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया या नॉन स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस हो गया, और फिर वो कहते हैं ना, ठेकेदार और टेंडर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फंसा। ऐसे हम बहुत करते आए हैं, अभी तक हम कई दशकों से ये करते आए हैं, कुछ सुधार होने की व्यवस्था अभी तक नहीं देखने को मिला है। अभी द न्यूज पिंच की एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के एक गांव लेकर, आप उसे जरूर वॉच करें। मैं अभी सभी आपके दर्शक को भी बताऊंगा कि वो वॉच करें। आप देखें कि क्या हालात है उस गांव। हम सब रनिया गांव में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश, कानपुर देहात में, वहां देखिए क्या हालात है गांव। ऐसी सभी गांव की हालात। तो आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पहले अध्ययन की जरूरत है। अध्ययन के बेस पे रेमिडियल प्लान बनाने की जरूरत है। रेमिडियल प्लान में के बाद आप उसे इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिटी के थ्रू करा सकते हैं। कम्युनिटी के साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटर को भी जोड़े, आप साइंटिस्ट को भी जोड़े, आप एनजीओ को जोड़े, प्रैक्टिशनर्स को जोड़े, और उसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में ले जाने पड़े। और उसके बाद 4th स्टेज पे आप जब आएंगे, तब आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे आने वाले दिनों में ब्लड से इस तरह की जो आर्सेनिक जैसी घातक कंटामिनेंट्स है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया कि पूरा एक प्लान बनाने के लिए और कोलैबोरेटिव स्टडी करने की जरूरत है पूरे एरिया में, कि कैसे हम इस आर्सेनिक की जो दुविधा है या परेशानी है उसको दूर कर सकें। तो कौन कौन सी ऐसी मेजर टेस्टिंग की जरूरत है आज के टाइम पे, जो कि अलग अलग जगहों पे लगनी चाहिए या डेली उसका मेजरमेंट होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है रन ऑफ होता है, फ्लो करता है, तो वो फैलता है। मैं उनका सीधा जवाब ये देना चाहूंगा। आज के समय में बिहार के जितने भी आर्सेनिक कंटामिनेटेड एक्यूफर्स हैं, उसकी सही से मैपिंग किया हुआ नहीं है। आप इतना नहीं जानते हैं कि आपका जो बड़ा घड़ा है और बांध में जो इतनी बड़ी एक आपको रिसोर्स को स्टोर करने का जो जगह दिया है, उसकी आकृति क्या है, उसकी फैलाव कितनी दूर तक, उसको कितने कितने जगह लोगों ने बोरिंग्स करके पंक्चर कर दिया है, उसकी आज दशा क्या है, नहीं जानते। तो सबसे पहले जरूरत क्या हो जाती है कि हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा एक्वीफर रिसोर्स कहाँ कितना है, कितना प्रभावित है, कितना बचा हुआ है, कितने रेट में हम इनका दोहन करें या कितने रेट में हम इनका पुनर्जीवन करें। इसकी पूरी प्लानिंग करने की जरूरत है। और यह सिर्फ ऐसी बातों में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को आप फंड दे दीजिए और वो कर देंगे, ऐसी नहीं है। वास्तविक रूप से जाकर के करने की जरूरत है। और इसमें सारे एनजीओ की भागीदारी, सारे एडमिनिस्ट्रेशन की भागीदारी,
पंचायतों की भागीदारी जरूरी है। अगर आप ये करने में असक्षम हैं तो आपके पास ऐसे आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र बनते रहेंगे, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं, क्योंकि यह जो जमीन के अंदर बैठा हुआ एक खतरनाक जो विष है, यह फैल रहा है, यह समझने की जरूरत है। नंबर 2 हेल्थ इम्प्लीकेशन पे आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि जहां भी आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है वहां मेडिकल फैसिलिटी में आप कुछ आर्सेनिक से प्रभाव करने वाले जो रोग है, जो आर्सेनिक के कारण हो रहे हैं, उसकी समझ को रखने वाले विशेषज्ञों की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अब जैसे समस्तीपुर में अभी हमने देखा है कि बिहार सरकार के प्रयास से भगवान राम जानकी मेडिकल कॉलेज बना है, वहां एक स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए कि एक आर्सेनिक पॉइजनिंग का पब्लिक हेल्थ पे क्या प्रभाव हो रहा है, इसके लिए एक बेहतरीन सेंटर होना चाहिए। और इसे पूरे बिहार सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को, इवन भारत सरकार को फंड करना चाहिए। उसी तरह ऐसे मेडिकल कॉलेजेस को चिन्हित करके, ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को चिन्हित करके आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप उन माताओं के जिनके गर्भ में बच्चे आर्सेनिक के कारण मर रहे हैं, उनको आप इस पीड़ा से दूर कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर्स के साथ, जो हमारे आशा या आंगनवाड़ी या हमारे पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी में जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पोषण देने के साथ साथ आर्सेनिक पॉइजनिंग को कम करने के लिए क्या मेडिकल रेमेडी होना चाहिए, ये करना पड़ेगा। इसके करने के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेडिकल एक इमरजेंसी है, एक्यूफर को ठीक होने में, सॉइल को ठीक होने में, उस पूरी एरिया को ठीक होने में साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल लगेंगे, लेकिन आपकी जीवन 10 साल, 20 साल, 50 साल है। कोई युवा है अगर वो प्रभावित है, कोई रिप्रोडक्टिव एज की अगर माताएं हैं, बहनें हैं हमारी, अगर कोई आर्सेनिक पॉइजनिंग से प्रभावित है तो उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ 10 साल का है। तो वो इस भरोसे नहीं बैठ सकती है कि मेरा एक्यूफर ठीक होगा, फिर हमारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले डे 0 इवन उसमें आपको कहते हैं कि एकदम आपको पहुंचना पड़ेगा हर एक पेशेंट तक। आप देखें इलेक्शंस होते हैं, हर एक वोटर तक हम ईवीएम मशीन पहुंचाते हैं, हम उनके वोटर डालने वाले लोगों को पहुंचाते हैं, हम दूर दूर से सशक्त सेना बल ला करके पहुंचाते हैं, गांव गांव तक पहुंचते हैं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचते हैं। उसी तरह से आर्सेनिक के पेशेंट्स के लिए हमें व्यक्ति विशेष तक पहुंचना पड़ेगा। और इसकी भगवान के आशीर्वाद से बिहार जैसे राज्यों में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस उसमें क्या है, इस दृष्टिकोण को जोड़ने की जरूरत है। अब व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी और थोड़ा ज्ञान भी लेना पड़ेगा कि कैसे वो बताए कि हमारे इधर आर्सेनिक की कंटेमिनेशन है या हम रोज इसका ग्रहण कर रहे हैं। प्लस टेस्टिंग जो आपने बताई, मेडिकल टीम घर घर जानी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, तो ये पूरा एक साथ कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए। इसे कहते हैं कि उसी तरह होना चाहिए जैसे वो आप कहें कि कोई हम पद यात्रा करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, आप किसी जिला में जिला अधिकारी को एब्सोल्युटली, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्युटली मैंडेटरी, कम से कम महीने में 2 मीटिंग्स करने चाहिए डेडिकेटली फॉर द आर्सेनिक और अदर कंटामिनेंट्स। अब जिलाधिकारी को पता होना चाहिए कि हम इस जिला में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है, तो हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, हेल्थ मेजर्स क्या ले रहे हैं, रेमिडियल मेजर्स क्या ले रहे हैं, कम्युनिटी को कैसे एम्पावर कर रहे हैं, क्या हमारे जिला में कोई एनजीओ है जो आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्य कर रही है और हम उनको कुछ सपोर्ट करें और वो उस चीज को गांव तक पहुंचाएं। क्या हमारे पास महिलाओं का ऐसा कोई ग्रुप है जो महिलाओं से जाकर के उनके इस दल में उनके साथ काम कर पाए। ये हर रोज करना पड़ेगा। आप देखें कुछ छोटे छोटे प्रयास से बहुत सारा बदलाव लाया जा सकता है। आज बिहार सरकार ने बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव को मैं हाईलाइट करता हूँ। हर एक पंचायत में देखें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बना है।
फोरकास्टिंग के लिए। आज बिहार की अगर आपको देखें कि कितना मौसम खराब होने वाला है, कहाँ बारिश होने वाली है, आपको पता चल जाता है। आप ट्विटर, लिंक्डइन सब पे पता चल जाएगा। लाइकवाइज एवरी विलेज, एवरी वार्ड में आपको मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे ऐसे कंटामिनेंट्स के लिए, और उसको फिर डिस्प्ले भी करना पड़ेगा आपको वहीं के कम्युनिटी को, ताकि वो समझ पाए कि एक्चुअली सिचुएशंस कैसे हैं। कुछ रेमिडियल मेजर्स वो अपने इंड पे भी ले पाए, या उनके मन में एक कलेक्टिव भावना है कि नहीं, अब समाज में हमें साथ बैठ के इस पर विचार करना होगा, ताकि हम कम से कम ग्राउंड वाटर को पंप करें और कम से कम चीजों को दोहन करें और ज्यादा से ज्यादा हम रेमिडियल प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं। कम्युनिटी में वो भावना है और ये करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि कैसे वो अपने बेसिस पे और ये प्रिवेंशन ले सके, और प्लस आपका कोई संदेश जो आप बिहार के और अदर आर्सेनिक या अदर कंटेमिनेंट जगहों के लिए देना चाहेंगे। तो मैं आपके सभी श्रोतागणों को, व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि मित्रों, यदि आपके क्षेत्र में आर्सेनिक प्रभावित ग्राउंड वाटर है, मिट्टी है, आपने पीएचईडी के रिपोर्ट से या न्यूज़पेपर से या सेंट्रल अथॉरिटीज के रिपोर्ट में कभी पढ़ा है या सुना है, तो आप यह तय करिए कि आप अपने पंचायत लेवल पे उसकी जांच का एक मांग करें, और अगर जांच के रिपोर्ट में आर्सेनिक जैसा कुछ प्रभाव आता है तो सामुदायिक में, कम्युनिटी में बैठ करके बात करें कि ग्राउंड वाटर की पंपिंग पर बात करें, एक सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की दिशा में प्लान बनाएं। अगर आपके घर में या आप या आपके घर में कोई प्रभावित हैं जिनके आर्सेनिक के प्रभाव से होने वाले लक्षण, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पेट से संबंधित समस्या हो, स्किन से संबंधित कुछ ट्यूमर्स बन जाते हैं, लिम्स बन जाते हैं, आप देखेंगे कि ऐसी चीजें अगर आपके पास हो रही है, या आपके घर में माताएं बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें प्रयास करें कि आर्सेनिक पॉइजन वाला पानी ना पी करके उन्हें आप थोड़ा मेहनत करके शुद्ध पानी का उपलब्धता कराएं, चाहे वो बोतल वाटर ही क्यों ना हो। मैं बोतल वाटर का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जब आपके पास ऐसी समस्या हो कि आपको प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले अगर अपनी माता बहनों को आर्सेनिक पॉइजन वाटर देना पड़े और बॉटल वाटर देना पड़े, तो बॉटल वाटर को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। आप अपने जो भी जिला अधिकारी हैं या आपके जो भी अधिकारी हैं आसपास में, उनको आप ये जरूर बताएं कि आसपास की जो भी मेडिकल फैसिलिटी है उसमें आर्सेनिक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष सुविधाओं का व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ में आप सब भी इस प्रयास में जुड़ें और दूसरे लोगों को बताएं कि आर्सेनिक की जो मुख्य समस्या है ग्राउंड वाटर के कारण इरिगेशन, तो सरफेस वाटर से इरिगेशन करने का सोचें, बारिश का पानी इकट्ठा करके या नहरों का पानी से इरिगेशन करने का सोचें जिसमें रिलेटिवली कम आर्सेनिक है। और ऐसे प्रयास करने के बाद आप देखेंगे कि समय के साथ आप धीरे धीरे आर्सेनिक मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं एक और हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके क्षेत्र में आर्सेनिक जैसे प्रॉब्लम्स के लिए काम करती है, जैसे महावीर कैंसर संस्थान कर रही है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो कृपया जितना संभव हो सके उनको मदद करें। मदद करने का मतलब है कि आप उन्हें अपने यहाँ घर में रहने दें, खाना दें, उनको कम्युनिटी में ले जाएं, कुछ समय आप उनको दें। एक पहले कम्युनिटी का एक जो बल है वो बल आप उनको दें। जरूरी नहीं है आप उनको पैसा दें, आप उनको मनोबल दें कि आप करें, हम आपके साथ हैं। इतना ही करने से आपकी समस्या का समाधान शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पंकज सर। तो मैं हमारे साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो वो सर से पूछें। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस पे आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों पे किस तरह से इसको देख रही है, उनका कुछ प्लान है, कैसे इसको कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र, मैंने जैसे बताया कि आप यूपी, बिहार, बंगाल सब में है। हर राज्य की सरकारें अपने ढंग से इस चीज को देखती है, बाकी समस्याएं जो हैं वो साथ में चल रही है, बट देखती है अलग अलग ढंग से।
रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे प्लान हैं। ये पार्टिकुलरली आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के मैनेजमेंट के लिए कोई वैसा अभियान नहीं। अब जैसे कि जल जीवन मिशन के तहत ही ऐसा कहीं भी आपको प्रैक्टिकली नहीं, पेपर में कुछ हो अलग बात, प्रैक्टिकली आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि ग्राउंड वाटर को पंप किया गया है, फिर आर्सेनिक के लिए उसे ट्रीट किया गया है, या एक्यूफर का ट्रीटमेंट हुआ है, फिर आर्सेनिक के लिए आर्सेनिक फ्री वाटर सप्लाई किया जा रहा है। तो पहली चीज तो वो हो जाती है। दूसरी चीज जो सरकारें कर रही है वो ज्यादातर होता क्या है, PHED डिपार्टमेंट के माध्यम से या ग्राउंड वाटर बोर्ड के माध्यम से या इन माध्यमों से टेस्टिंग कराते हैं कि आर्सेनिक प्रभावित ग्राउंड वाटर है तो उनकी टेस्टिंग कराते हैं। उसमें कमी क्या हो जाती है, वो टेस्टिंग का रिपोर्ट्स जो है किसी वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है, वो हार्डली हम जैसे लोग भी देख पाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति कहाँ से देख पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी प्रयास रही है कि हम आर्सेनिक फ्री वाटर पहुंचाएं, उसमें डीप एक्वीफर्स को एक्सप्लोर करके पहुंचाएं। जो प्रभावित क्षेत्र है उनके जो सरफेस सैलो एक्वीफर्स हैं जिसमें आर्सेनिक ऑलरेडी है या आर्सेनिक प्रभावित एक्वीफर्स हैं, उन पे कोई रेमेडियल एक्शंस पे कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। उनका रहा है कि हम ये एक्वीफर खराब है, यहाँ से बहुत आर्सेनिक पानी आ रहा है तो और डीप चले जाए या और कहीं और से ले लें। लेकिन होता क्या है, जो आर्सेनिक का प्रवाह बहुत तेजी से फैलता है जमीन के अंदर और वो धीरे धीरे बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है। मेडिकल साइंसेस के सपोर्ट से अगर देखें कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करने की बात जहां तक मैं देख पाता हूँ, वो इंडिविजुअली 1-2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बस वो इंडिविजुअली 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत ही राज्यव्यापी या क्षेत्रव्यापी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ रेमिडियल एक्शन में भी अगर आप देखें तो कहीं देखेंगे कि कोई फिल्ट्रेशन यूनिट जैसे AN कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनके सहयोग से या महावीर कैंसर संस्थान के सहयोग से कहीं कहीं मैंने देखा कि उन्होंने एक हैंडपंप्स के साथ फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाए, लेकिन वो कहीं कहीं लगाए और उनकी भी मेंटेनेंस और ओवरऑल आप देखें जब वो विकास मैंने लंबे समय तक सतत विकास के क्षेत्र में वो नहीं बढ़ पाया। तो ये वैसा है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन कहते हैं, वो वैसी बात है जब आपको राज्यव्यापी समस्या हो चुकी है, जिले दर जिले आपको ऐसे समस्या से जूझने लगे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या आपकी इस समस्या से जूझने लगे हैं, तब आप 1-2 समस्या का समाधान लेके आते हैं और उसका फोटोग्राफी आप बुकलेट्स में वेबसाइट्स पे यूज करके दिखाते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। तो ये इससे कुछ होने को नहीं है। अंततः ये इसी तरह का रिपोर्ट आएगा कि ब्लड में आर्सेनिक आ गया, ब्रेस्ट मिल्क में आर्सेनिक आ गया, कई हजार माताओं के बच्चे मृत पैदा हो गए, यही न्यूज आएंगे, बट कोई ठोस कदम आप देखें तो अभी तक नहीं हो पाया है, ये दुर्भाग्य है। तो धन्यवाद सर आपका, और मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आम आदमी को भी आवाज उठाने की जरूरत है। सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, आपको भी आवाज उठानी होगी। अपनी पंचायत में अपने आसपास के लोगों को ऐसा समझाना होगा कि कैसे आप जो है इस आर्सेनिक पानी का उपयोग ना करें, और जो है पंचायत में इन सब बातों का ध्यान रखें, आवाज उठाएं कि भाई कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। प्लस आप जो है कैसे समझ सकते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी जो आ जाती है कि बीमारी, अब जैसे आपने आर्सेनिक का उपयोग कर लिया है तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है मेडिकल टीम के पास जाएं या पूरा इसकी जांच कराएं। तो इस सब बातों का आप ध्यान रखिए, यही मेरा अनुरोध है आपसे। धन्यवाद।